हेलो। हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके साथ जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा था जिसमें हमने सौर विकिरण कंप्लीट कर लिया था, इसके अलावा आपके उष्मा बजट उसके बारे में भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये सौर बजट का जो आपका उष्मा बजट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार मुझे कंफर्म करके बताइएगा कि क्या मेरी वॉइस आप क्लियरली सुन पा रहे हो, जिससे आपके कॉन्सेप्टों में पिछली जो क्लास थी उसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम दोबारा तुमको फेस ना करनी पड़े। एक बार मुझे कंफर्म करके बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियरली आप सुन पा रहे हो। चलिएगा। चलिएगा। यस माय डियर। ओके। हाँ भाई, चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऊष्मा बजट सौर बजट के बारे में। मैंने पिछली क्लास में आपको बता ही दिया था। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया किस तरीके से पृथ्वी जो ऊष्मा प्राप्त करती है उसको वापस किस प्रकार से भेजती है। और यहाँ पर हमने अवशोषण के बारे में एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ा था। ऊष्मा की वापसी कैसे होती है ये पूरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब यहाँ से आपके एक न्यू कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, जिसे हम तापमान, आप तापमान के नाम से जानते हो, तापमान, टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर जो आपका तापमान होगा उस तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर में ऊष्मा का स्थानांतरण किसी, यदि कोई वस्तु गर्म है और कोई वस्तु ठंडी है तो उस वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। और यहाँ पर ऊष्मा का जो स्थानांतरण है उसका रूप कैसे है, कौन कौन सी क्रियाएं ऊष्मा के स्थानांतरण में होती हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। अब देखिएगा, जैसे हम आपको बताएं कि ये आपकी वस्तु X है और ये आपकी वस्तु Y है। X वस्तु है जिसका जो टेम्परेचर है वो हाई है, प्लस है, और Y वस्तु है जिसका जो टेम्परेचर है वो माइनस है, यानी कम है। तो हमेशा याद रखना कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो ज़्यादा से कम की ओर होगा। कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा का स्थानांतरण आपके, जो वस्तु ज़्यादा गर्म होगी और जो वस्तु कम गर्म होगी, मतलब ज़्यादा गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब किसी वस्तु ने जो ऊष्मा प्राप्त की है उस ऊष्मा का वह वस्तु दूसरी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। इस प्रोसेस को हम ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन होता ये कैसे है भाई, ये किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। अब यहां पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा उसके कुछ रूप हैं, जैसे आपका परिचालन, संवहन और विकिरण। तो यहां पर 3 रूपों में स्थानांतरण होता है: परिचालन, संवहन एवं विकिरण। अब सुनिएगा मेरी बात को। सर परिचालन कैसे होता है,
किसी भी ठोस वस्तु है, उस ठोस वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, दूसरी भी वस्तु ठोस है, तो एक ठोस वस्तु से दूसरी ठोस वस्तु की ओर यदि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो उसे परिचालन कहते हैं, इसे कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। तो यहां पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर और स्थानांतरण होता है। अब समझिएगा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर वस्तु ठोस रहेगी, न कि तरल और न कि गैस। तरल और गैस में स्थानांतरण नहीं होगा ऊष्मा का। अगर ठोस वस्तु में स्थानांतरण हो रहा है ऊष्मा का, जैसे कोई आपकी ठोस वस्तु x है और कोई आपकी ठोस वस्तु y है, x वस्तु ज़्यादा गर्म है और y वस्तु कम गर्म है, तो आपने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी कि यदि कोई ठोस वस्तु गर्म होती है और दूसरी ठोस वस्तु गर्म नहीं है, तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कि ऊष्मा उसकी ओर जाती है। जैसे काफ़ी बार आप केतली को गर्म करते हो, केतली, तो केतली के पास में आप किसी भी आप दूसरे बर्तन को रखिएगा और उस बर्तन को देखिएगा कि वहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी गर्म ज़्यादा होगी, उस गर्म ज़्यादा से कम गर्म की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे हम परिचालन कहते हैं, कंडक्शन। संवहन क्या होता है, यहां पर भी याद रखना, ये संवहन की जो क्रिया होती है ये आपके तरल और गैस पदार्थ में होती है। तरल और गैस में आपके ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन के माध्यम से होता है। तो हमेशा याद रखना कि सामुद्रिक जो क्षेत्र होते हैं, उन सामुद्रिक क्षेत्रों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, वहाँ पर गर्म वायु जब आपके जल के संपर्क में आती है तो वहाँ पर जल को वाष्प में परिवर्तित कर देती है, जिसके माध्यम से आपकी ऊष्मा यानी जो आपकी हीट है वो स्थानांतरित हो जाती है वायुमंडल में। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? संवहन। संवहन के माध्यम से भी आपके ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि ये आपका तरल पदार्थ X है और ये तरल पदार्थ आपका Y है। वो X वाला जो तरल पदार्थ है वो ज़्यादा गर्म है और Y कम गर्म है। तो याद रखना, ज़्यादा गर्म वाली जो ऊष्मा, इसमें ज़्यादा ऊष्मा है, तो ऊष्मा इसमें क्या रहेगी? इसमें ऊष्मा ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऊष्मा हमेशा स्थानांतरित किधर होती है? कम ऊष्मा की ओर। और स्थानांतरण कब बंद हो जाएगा? जब दोनों में ऊष्मा का मान समान हो जाएगा। जब दोनों में ऊष्मा का मान समान हो जाता है तो वहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाएगा। एक बात आपको समझ आई। दूसरी बात, जैसे यदि मैं गैस की बात कर रहा हूं, कोई गैस है वो आपकी वार्म है और दूसरी उसके पास में ठंडी गैस है, तो जो गर्म आपकी गैस है उसमें ऊष्मा ज़्यादा है और जो आपके कम गर्म गैस है उसमें ऊष्मा कम है। तो हमेशा ज़्यादा जो आपके वार्म गैस होती है और कोल्ड गैस होती है, तो वार्म गैस से कोल्ड गैस की ओर आपके ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो उसे हम संवहन कहेंगे। उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? संवहन। विकिरण क्या होता है? विकिरण में माध्यम नहीं होता। पहली बात याद रखना कि इसमें माध्यम नहीं होता। इसमें जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो किसी माध्यम से नहीं होता। तो माध्यम के विदाउट ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे विकिरण के नाम से जाना जाता है। इसमें माध्यम नहीं होता, याद रखना। क्लियरली? एक और ऊष्मा का एक तरीका और है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वायुमंडल में जो स्थानांतरण होता है वो आपके
विकिरण के माध्यम से ही होता है। जैसे सूर्य की जो सौर विकिरण है, तो सौर जो ऊर्जा है वो वायुमंडल और पृथ्वी तक पहुंच रही है, वो विकिरण के माध्यम से पहुंच रही है, उसमें कोई माध्यम नहीं है। तो जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण विदाउट माध्यम के होता है, जिसमें माध्यम नहीं होता, उस क्रिया को हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। एक प्रोसेस और होता है, एक क्रिया और होती है जिसे अभिवहन कहा जाता है। अभिवहन, एडवेक्शन। एडवेक्शन में होता क्या है, इसमें वायु के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। वायु के द्वारा, आपकी जो वायु होगी, वायु की जो क्षैतिज गति होती है, वायु की क्षैतिज गति से आपके ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें ऊष्मा का क्या होता है? संचार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके काफ़ी आसपास के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, लेकिन जब आपके हवा चलती है और हवा क्षैतिज, देखो यहाँ पर जो आपका संवहन है, इसमें जो आपकी वायु है, उस वायु का स्थानांतरण वर्टिकल होता है। यहाँ पर वर्टिकल वायु, जैसे आपके गर्म होती है वायु और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का। अगर वायु का हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज मूवमेंट हो रहा है, तो क्षैतिज में वायु इस तरीके से चलती है, और जैसे ही कोई गर्म सतह होती है, उस गर्म सतह से, यदि ये सतह गर्म है, तो उस गर्म सतह के संपर्क में आने से ये वायु गर्म हो जाती है, और आगे आने वाला जो क्षेत्र होता है उसे भी क्या करती है? गर्म कर देती है। तो मैंने यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक कॉन्सेप्ट ये बताया है कि आपके ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो हमेशा याद रखना, एक्स, जैसे हम सपोज कर रहे हैं कि कोई वस्तु है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई वस्तु कम गर्म है, तो ज़्यादा गर्म से कम गर्म की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण अवरुद्ध कब होता है, रुक कब जाता है? जब दोनों में समानता आ जाएगी, मतलब ये वस्तु जितना गर्म है उतना गर्म ये वस्तु हो जाएगी, तब आपके ऊष्मा का स्थानांतरण क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ गए? अब स्थानांतरण होता कैसे है, तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, तो इसमें देखो एक्टिविटी, परिचालन हो रहा है, परिचालन के माध्यम से आपके ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। दूसरा आपका संवहन है, जिसके माध्यम से आपके ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तीसरा आपका विकिरण है, और चौथा आपका अभिवहन है। अब देखो, यहाँ पर परिचालन को बोलते हैं, परिचालन को बोला जाता है कंडेंसन, और संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन। विकिरण ये रेडिएशन होता है, और इसे एडवेक्शन कहते हैं। परिचालन में होता क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानांतरण होता है वो ठोस वस्तु में होता है। कौन सी वस्तु में? ठोस वस्तु में। जैसे आपके कोई डस्ट पार्टिकल हैं, और डस्ट पार्टिकल जो ज़्यादा गर्म है वो कम गर्म की ओर ऊष्मा को भेजेंगे। तो ठोस जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण परिचालन के माध्यम से होता है। संवहन के द्वारा, जहाँ पर तरल क्षेत्र है या जहाँ पर गैस है, तो वायुमंडल में याद रखना ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। समुद्रों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो आपके किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। लेकिन स्थल खंड पे जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो आपके परिचालन के द्वारा होता है। विकिरण, इसमें कोई माध्यम नहीं होता है। वायुमंडल में ऊष्मा का जो स्थानांतरण, वायु मतलब आपके अंतरिक्ष और वायुमंडल से ऊष्मा जो आ रही है पृथ्वी तक, वो विकिरण के माध्यम से आ रही है। अभिवहन क्या है? इसमें याद रखना कि वायु की जो क्षैतिज गति होती है ऐसे, तो जैसे ये गर्म सतह, यदि कोई आपके महासागरीय क्षेत्र की गर्म सतह है, जब ये स्पर्श करते हुए गुजरती है तो इसको भी क्या करती है? गर्म कर देती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिवहन के नाम से जाना जाता है। क्लियरली मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब चलिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, फिर चलते हैं आगे।
अब देखिएगा आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है। और मैं हमेशा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहता हूँ कि जिस विद्यार्थी ने इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया, ये समझिएगा कि वो अपने स्कोर को बहुत सुपर कर लेता है। ये सन है, सूर्य है, और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, ये आपके पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी को हमेशा नीला ग्रह कहते हैं, तो ये आपकी पृथ्वी है। सूर्य से जो ऊष्मा आती है, सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, वो हमेशा याद रखना सौर विकिरण के माध्यम से आ रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो विकिरण होगा, यानी ये आपका सूर्य है, और ये सूर्य पृथ्वी को जो ऊष्मा भेज रहा है, ये सौर विकिरण के माध्यम से भेज रहा है। सौर विकिरण के माध्यम से, और ये लघु तरंगीय होती है। ये लघु तरंगों के रूप में ऊष्मा प्राप्त हो रही है। लेकिन इसके बीच में जो आपका वायुमंडल है, इस वायुमंडल में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऊष्मा है, सौर विकिरण के द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा है, उस ऊष्मा का ह्रास होता है। यानी डायरेक्टली ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है पृथ्वी को। तो यहाँ पर जो ह्रास होता है, इस ह्रास के कुछ रूप हैं। जैसे मैंने आपको बताया था परावर्तन होना, कुछ जो आपके विकिरण होता है, कुछ जो ऊष्मा होती है, वो वापस परावर्तित हो जाती है। विसरण फैलती है, प्रकीर्ण, इन क्रियाओं के माध्यम से आपकी ऊष्मा सूर्य से निकलकर आपका सौर विकिरण सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर परावर्तन, विसरण और प्रकीर्ण, इनके द्वारा ऊष्मा का ह्रास भी होता है, और इन क्रियाओं के माध्यम से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। जिसमें परावर्तन ऊष्मा को अवरुद्ध कर देता है, ऊष्मा को वापस भेज देता है। इसी के साथ अवशोषण भी होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। तो वायुमंडल में ये क्रियाएं होती हैं, जो आपका सौर विकिरण होता है। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी ने यहाँ पर ऊष्मा प्राप्त की है, अब पृथ्वी ने यहाँ पर 51% ऊष्मा प्राप्त की है। 51% जो ऊष्मा है, उसकी प्राप्ति किसको हुई है? पृथ्वी को हुई है। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा प्रकाश सूर्य से निकला हुआ जो पृथ्वी तक पहुंचा ही नहीं, वो 35% है। 35% क्यों है? क्योंकि 6% परावर्तित हो गया, फिर क्लाउड्स ने आपका 27% परावर्तित कर दिया, और पृथ्वी ने 2% परावर्तित कर दिया, जिसे एल्बिडो कहते हैं। ये परावर्तित प्रकाश होता है जो किसी के काम नहीं आया, न वायुमंडल के काम आया और न ही पृथ्वी के काम आया। बाकी का जो प्रकाश है, 35% के बाद जो आपका बचा हुआ प्रकाश है, उसका क्या होता है? तो 14% जो प्रकाश है वो वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया। कि 14% प्रकाश ही वायुमंडल को सौर विकिरण के रूप में प्राप्त हुआ। अब बचा 51% जो प्रकाश है, वो आपके ऊष्मा है, वो पृथ्वी ने प्राप्त की। अब पृथ्वी 51% ऊष्मा से पृथ्वी क्या हुई? गर्म हो गई। तो पृथ्वी यहां पर गर्म हो गई 51% से। गर्म होने के बाद जो आपके ऊष्मा है, इस ऊष्मा का पृथ्वी ने ऊष्मा का क्या किया? विकिरण किया। जैसे ही कोई वस्तु गर्म होती है, तो गर्म होने के बाद वह वस्तु क्या करती है? जितना उसने तापमान प्राप्त किया है, जितनी उसने ऊष्मा प्राप्त की है, उस ऊष्मा को वापस वो भेजना चाहती है। यहां से क्या होता है कि जो ऊष्मा प्राप्त हुई है, उस ऊष्मा को पृथ्वी भेजती है।
लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि इस ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर ये जो ऊष्मा भेजी है पृथ्वी ने वापस, पृथ्वी जो वापस भेजती है ऊष्मा, उसे कहते हैं पार्थिक विकिरण। इसे बोलते हैं टेरेस्टेरियल रेडिएशन। ये पार्थिक विकिरण आपका दीर्घ तरंगीय होता है। लेकिन पृथ्वी ने जो ऊष्मा प्राप्त की है, इस ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पार्थिक विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी इस ऊष्मा को भेजती है। और भेजती किसको है? वायुमंडल को। इस वायुमंडल में जो आपके ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण, तो स्थानांतरण की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उन क्रियाओं को हम कहेंगे संवहन। ये पृथ्वी पर ही होती है संवहन। संवहन के अलावा आपका विकिरण, विकिरण के माध्यम से भी स्थानांतरण होता है, जिसे रेडिएशन कहा जाता है, विकिरण। परिचालन, और अभिवहन। तो याद रखना, पृथ्वी और वायुमंडल में पार्थिक विकिरण के द्वारा जो आपके पृथ्वी ने जो 51% ऊष्मा प्राप्त की है, इस ऊष्मा को वापस भेजती है। और वापस भेजने में संवहन की क्रियाएं काम करती हैं। ऊष्मा को वापस वायुमंडल में भेजने में विकिरण काम करता है, परिचालन काम करता है, और अभिवहन काम करता है, जिसके माध्यम से आपके ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वायुमंडल में। किसमें होता है? वायुमंडल में होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 51% जो ऊष्मा है, उसमें से 17% ऊष्मा तो सीधा किसके पास चली गई? अंतरिक्ष में। यहां से सीधा कहां चली गई? आपके अंतरिक्ष में। तो यहां पर आपको पता लगा कि सर 17% ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, और आपको ये काफ़ी हद तक समझ भी आएगा। मैं आपको क्या समझा रहा था पिछली क्लास में, कि आप पीछे की तरफ जाइएगा और पीछे समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैंने ये समझाया है कि 17% डायरेक्टली आपके अंतरिक्ष में चली जाती है पृथ्वी से विकिरण के माध्यम से। तो विकिरण के माध्यम से कितने प्रतिशत ऊष्मा चली गई? 17% ऊष्मा चली गई। और ये विकिरण के द्वारा आपके अंतरिक्ष में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। अब बची कितनी? जब 17% इसमें से चली गई, तो फिर उसके बाद कितनी बची? 34% ऊष्मा। जो 34% ऊष्मा है, इस ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या करता है? इस ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। ये जो आपका वायुमंडल है, यह वायुमंडल इस ऊष्मा का क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेता है। तो याद रखना, 34% ऊष्मा का अवशोषण, और अवशोषण कौन करता है? आपका वायुमंडल कर लेता है। लेकिन ये 34% जो ऊष्मा है, ये पृथ्वी से वायुमंडल तक कैसे पहुंची? तो पृथ्वी से वायुमंडल तक पहुंचने में संवहन, विकिरण, परिचालन और अभिवहन जैसी क्रियाओं ने काम किया, जिसके माध्यम से पार्थिक विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में ये ऊष्मा वायुमंडल तक पहुंची, और वायुमंडल ने इस ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया।
यानी वायुमंडल ने इस ऊष्मा को अपने पास रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वायुमंडल हमेशा ही उस ऊष्मा को अपने पास रखेगा। ये वायुमंडल क्या करता है, इस वायुमंडल में गैसेज होती हैं। आपने नाम सुना होगा CO2 और आपने नाम सुना होगा जल वाष्प। जल वाष्प भी एक गैस है। CO2 और जल वाष्प का आप सभी ने नाम सुना होगा। तो इससे आप एक चीज का अनुमान आसानी से लगा सकते हो, CO2 और जल वाष्प हैं, ये ऊष्मा को अंतरिक्ष में डायरेक्टली नहीं जाने देते, मतलब वायुमंडल में ऊष्मा को बना के रखते हैं। और वाटर वेपर्स की सबसे ज़्यादा जो मात्रा मिलती है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत में मिलती है। इसी के साथ मित्रों एक बात और समझना, CO2 की भी मात्रा वायुमंडल में होना जरूरी है, क्योंकि ये वायुमंडल के तापमान को बना के रखती है। तो एक बात याद रखना कि सौर विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। तो फिर वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? पार्थिक विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर सौर विकिरण से मात्र 14% ऊष्मा को ही वायुमंडल अपने पास रखता था। अब 14% और कहाँ 34%, क्योंकि 34% ऊष्मा को वायुमंडल अपने पास रख रहा है। तो वायुमंडल गर्म किससे होगा? बोले गर्म सर पार्थिक विकिरण वाली ऊष्मा से होगा। और पार्थिक विकिरण वाली जो दीर्घ तरंगीय जो आपके विकिरण है, दीर्घ तरंगीय जो ऊष्मा, दीर्घ तरंगों के रूप में जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है वायुमंडल को, तो CO2 और जलवाष्प इन दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य है। यानी ये जो ऊष्मा वायुमंडल को मिली है, ये वायुमंडल से पार करके और अंतरिक्ष में नहीं जा सकती डायरेक्टली। इसीलिए यहाँ पर CO2 और जलवाष्प इसको अवशोषित कर लेता है। अब रीजन क्या होता है कि जो वायुमंडल ने 34% ऊष्मा अपने पास रखी है, इस पूरी ऊष्मा को वायुमंडल हमेशा अपने पास नहीं रखता, तो इसका कुछ अंश धरातल को वापस भेजता है। क्या बोल रहा था मैं आपसे कि इसका कुछ अंश ये वायुमंडल धरातल को वापस भेजता है। तो यहां पर याद रखना कि अवशोषित ऊष्मा का कुछ अंश वायुमंडल धरातल को भेजता है। मतलब यह है कि जो वायुमंडल ने जितनी ऊष्मा अवशोषित की है, उस अवशोषित ऊष्मा का कुछ अंश क्या करता है? वायुमंडल आपके धरातल को भेजता है। अब यहां पर जो 34% इसने ऊष्मा का अवशोषण किया था, उसमें से कुछ अंश ये धरातल को भेज रहा है। इसी के कारण आपकी पृथ्वी गर्म रहती है। जो आपका अर्थ है, वो अर्थ, आपकी जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी, इसी के कारण पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है। पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। तो पृथ्वी गर्म रहती है क्योंकि ये कुछ अंश क्या कर रहा है? ये भेज रहा है। और भेज किसको रहा है? आपकी पृथ्वी को भेज रहा है। इसने जो 34% अवशोषित की, इस पूरी को अपने पास नहीं रखता, तो ये वापस भेजता है। और इसी के कारण आपकी पृथ्वी गर्म रहती है। पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बना रहता है। अगर मान लो जितनी भी ऊष्मा पृथ्वी ने सूर्य तप से सौर विकिरण के द्वारा जो प्राप्त की थी, उस पूरी ऊष्मा को पृथ्वी भेज दे, तो पृथ्वी तो ठंडी हो जाती। तो फिर सर पृथ्वी कैसे गर्म रह पाती है? तो पृथ्वी गर्म रहने की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो क्या है कि यहाँ पर वापस भेजा जाता है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा वर्तमान में? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन में क्या हुआ कि मानव लगातार जीवाश्म ईंधनों का दहन कर रहा है। जैसे वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा बढ़ रही है। अब वायुमंडल में बढ़ने के कारण आपके जितनी मात्रा में जो आपके ऊष्मा का अवशोषण किया गया है पार्थिक विकिरण का ज़्यादा मात्रा में अवशोषण कर लेता है, और जब ज़्यादा मात्रा में ये वापस तापमान को आपके ऊष्मा को जब पृथ्वी को भेजेगा तो पृथ्वी का एवरेज जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग की जैसी समस्याओं के कारण पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपका 1.50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो ये हमेशा कहा जाता है कि CO2 की ज़्यादा मात्रा होने पर आपके जैव जगत, आपका वनस्पति जगत आप प्रभावित होगा। तो प्रभावित होने की वजह ये है, इसके कारण अब ये जो वापस भेजा जाता है इसे बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण या आकाशीय विकिरण। ये वापस भेजा गया विकिरण इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रतिलोम विकिरण या आकाशीय विकिरण कहते हैं। और इसके माध्यम से ही आपकी पृथ्वी क्या रह पाती है? गर्म रह पाती है। इसका ही यही रीजन है, इसी रीजन के कारण पृथ्वी गर्म रह पाती है। पृथ्वी ठंडी नहीं होती है, पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। जब CO2 और जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी आपके वायुमंडल में तो ये समझिएगा कि आपका पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे आपके मानव जगत, आपका प्राणी जगत, आपका वनस्पति जगत इससे प्रभावित होगा। और इस समस्या को ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या माना जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब मैंने कुछ टर्म्स लिखाई थी आपको, उनको आप लिख लीजिए, क्योंकि वहां से भी आपके कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। तो पहला जो टर्म्स लिखाया था वो परिचालन था। परिचालन में होता क्या है इसमें लिखिएगा। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस
वस्तु में होता है। तो यहां पर ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा परिचालन में, वहां पर याद रखना ठोस वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। आगे लिखिएगा, परिचालन क्रियाएं वायुमंडलीय ठोस कणों के मध्य होती हैं, जिससे ज्यादा ऊष्मा वाले ठोस कण से कम ऊष्मा वाले ठोस कण की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब यहां पर जो वायुमंडल में आपके परिचालन जैसी जो क्रियाएं घटित होती हैं, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग डियर, आपका स्वागत है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस वस्तु के अंदर होता है। परिचालन क्रियाएं वायुमंडल में ठोस कणों के मध्य होती हैं, जिससे ज़्यादा ऊष्मा वाले ठोस कण से कम ऊष्मा वाले ठोस कण की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और जिससे आपके वायुमंडल में जो ऊष्मा है वो पहुंच पाती है इस क्रिया के द्वारा, जिसे परिचालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हम परिचालन कहते हैं। क्लियरली मेरी बात को समझ गए? अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है संवहन। तो लिखिएगा, संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में होता क्या है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तरल एवं गैसीय पदार्थों के अणुओं के मध्य होता है। तो यहां पर याद रखना, यहां पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो आपके तरल और गैसीय पदार्थों के अणुओं के मध्य होता है, और इसमें भी याद रखना ज्यादा ऊष्मा वाले अणुओं से, यहां पर लिखिएगा, तथा ऊष्मा स्थानांतरण ज्यादा ऊष्मा वाले अणु से कम ऊष्मा वाले अणु की ओर होता है। तो यहां पर ज्यादा ऊष्मा वाले अणु से कम ऊष्मा वाले अणु की ओर आपके ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पृथ्वी पर
वायुमंडलीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपके संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रकीर्ण। आगे लिखिएगा, प्रकीर्ण नहीं, विकिरण, रेडिएशन। इसमें लिखिएगा, इसमें ऊष्मा स्थानांतरण का माध्यम नहीं होता है। बिना माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो यहां पर कोई माध्यम नहीं होता है जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो। तो यहां पर माध्यम नहीं है, तो विदाउट माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, जिसे हम विकिरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकिरण। अब जैसे आपने काफी क्षेत्रों में देखा होगा, चलिएगा आगे नोट करिएगा, विकिरण के बाद अभिवहन। अभिवहन में क्या होता है कि अगर कोई आपके वायु है, वो किसी गर्म क्षेत्र से, मतलब गर्म सतह के पास से जब गुजरेगी तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है और वो वायु गर्म हो जाती है। इस क्रिया को हम एडवक्शन कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा। आज की क्लास में इन कॉन्सेप्टों के बारे में हमने डिस्कस किया आपसे। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे माय डियर, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करवाएंगे कि किस तरीके से आपका वायुमंडल गर्म होता है, ठंडा होता है, उसके पूरे हम कॉन्सेप्टों को कंप्लीट करेंगे। आज की आपकी क्लास वैसे ज़्यादा टाइम की नहीं हो पाई, 45-50 मिनट की हो पाई है। उसका रीज़न ये था कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी और आपकी क्लासेज कंटिन्यू रहेंगी। पिंकी योगी का भी स्वागत है, संध्या का भी स्वागत है, हिना सोनी का भी स्वागत है, इसके अलावा गीता का भी स्वागत है। सभी जितने भी मेरे नेट फर्स्ट ग्रेड, जितने भी ग्रेड एग्ज़ाम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी का स्वागत है डियर। तो आज हमने ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, जिसमें हमने 4-5 चीज़ें समझी हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया और इसको नोट भी करवा दिया है। इस तरीके से आपके संवहन, विकिरण, परिचालन और अभिवहन जैसी क्रियाएं होती हैं। इस तरीके से आपके ऊष्मा का ह्रास होता है, जिसमें परावर्तन के द्वारा, विसरण के द्वारा, प्रकीर्ण के द्वारा और अवशोषण द्वारा। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। आज की क्लास मैंने ये भी बताया कि प्रतिलोम विकिरण या आकाशीय विकिरण क्या होता है। इसके माध्यम से आपकी पृथ्वी गर्म रहती है। अगर ये क्रिया नहीं हो तो पृथ्वी कभी गर्म नहीं होगी। और याद रखना, हाँ यस माय डियर सर जी, राजस्थान ज्योग्राफी के, ओके माय डियर, मैंने नया अपडेट ही आपको करवा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप पूरा अपडेट पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपको समझ आया प्रतिलोम और आकाशीय विकिरण किसे कहते हैं, इसके कारण ही पृथ्वी गर्म रह पाती है। और ये हमने पढ़ा था कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, परिचालन, संवहन, विकिरण और अभिवहन के द्वारा। फिर हम आपसे मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच माय डियर। शाम को मेरी क्लास आपके नियमित टाइम 3:50 पर शुरू होगी और आपके
1.25 घंटे से ऊपर की आपकी क्लास होगी। ठीक है माय डियर, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।